ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आज जो हमारा मेन टॉपिक है डिस्कस करने वाला वो है फ्री फॉल। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में थोड़ी सी बात हुई थी। फ्री फॉल का सिंपल मतलब क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर किसी भी एक सर्टेन हाइट से तुम ड्रॉप कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट अर्थ का सरफेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली फ्री फॉल, या फिर इसको हम सेकेंड एक नाम और दे सकते हैं। वो क्या दे सकते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, इससे पहले जो हम एक लेक्चर कर चुके हैं वो कर चुके हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, विच वाज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट्स क्या थे इसके? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम किलोग्राम। बोलो भाई, क्या यूनिट्स थे? कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2, इनके बीच का डिस्टेंस r। फोर्स कैलकुलेट किया था g m1 m2 बाय r का स्क्वायर। यहां से जो तुम्हारा g निकल के आया था इट वाज f इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2। मतलब कि जो तुम्हारे दोनों मासेस है वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, इसीलिए मेरा किलोग्राम का स्क्वायर तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या रह जाएगा? फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, रेडियस का यूनिट इज मीटर का स्क्वायर, एंड द फाइनल यूनिट विच वाज कमिंग आउट वाज न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। अब ये जो मैंने -2 लिखा है इसका क्या मतलब है? ये तो पता है ना कि अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में है, अगर मैं उसको न्यूमिनेटर में लेके जा रही हूँ तो पावर विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब नाम से क्लियर है, मैं कांस्टेंट वर्ड यूज कर रही हूँ। कांस्टेंट वर्ड यूज करने का मतलब है इसकी वैल्यू ऑल ओवर द प्लेसेस, पूरे यूनिवर्स में फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होने वाली है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है फ्री फॉल। ठीक है, अब अगर मैं फ्री फॉल की बात करूं, फ्री फॉल में जैसा हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है, कोई ऑब्जेक्ट तुम एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट ने एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया नीचे गिरते समय, और वो ऑब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है कि मैंने ड्रॉप किया और वो ऊपर चला गया हवा में, नहीं ना, वो नीचे ही जा रहा है। नीचे जाने का सिंपल मतलब ये होगा कि अर्थ का जो सेंटर है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और अब उस वो अगर कोई चीज अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है तो एक फोर्स दे के अट्रैक्ट कर रही है, मतलब उस पर एक फोर्स लग रहा है। अगर वो एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, अब हम पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ के आए हैं? फोर्स क्या होता है? मास इनटू, भाई अगर तुम किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट पे धक्का लगाओगे, फोर्स लगाओगे, और उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सर्टेन मास होगा, तो वो बॉडी क्या शो करेगी? क्या शो करेगी? एक्सेलरेशन। ठीक है, सेम तरीके से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप कर रही हूँ, अर्थ भी क्या लगा रहा है उसके ऊपर? फोर्स लगा रहा है। फोर्स की वजह से वो सर्टेन मास वाला ऑब्जेक्ट क्या शो करेगा? एक्सेलरेशन। लेकिन इस बार इस एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि इस बार जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हम लोग नहीं लगा रहे हैं, फोर्स अर्थ की ग्रेविटी लगा रही है। तो क्योंकि वो फोर्स अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ना कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर पूरी एक डेरिवेशन है, लेकिन बिफोर दैट चलो डेरिवेशन पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? स्मॉल जी की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। अब मुझे एक चीज बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ये सपोज करो कि ये तुम्हारा अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये पूरा अर्थ हो गया, कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे। समझ में आ गया? ये अर्थ का सेंटर है और जो रेडियस है वो ये रहा। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स को मैं अर्थ का रेडियस ले सकती हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर आ गया पूरा।
अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा? कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स कितना होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। अगर तुमने डिस्टेंस को डी से किया तो डी, वरना आर। जो यहाँ पे मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मास है, इसको मैं बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दूंगी क्योंकि वो अर्थ के कंपैरिजन में कैसा है? बहुत छोटा है। अब देखते हैं वो कैसे नेग्लेक्ट होगा। स्टार्टिंग से एक बार समझने की कोशिश करना। फोर्स जी, जो ये m1 है, क्या ये अर्थ का मास है? क्या मैं इसको कैपिटल एम ई लिख दूं, मतलब मास ऑफ अर्थ लिख दूं, और यहाँ पे आर का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी बार मुझे ये भी तो पता है कि मेरा फोर्स जो है किसके इक्वल होता है? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? स्मॉल जी, क्योंकि ग्रेविटी लगा रही है एक्सेलरेशन। अब है तो दोनों फोर्स ही। इक्वेशन नंबर 1 में भी मैंने फोर्स लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 में भी मैंने फोर्स लिखा है, ठीक है। क्या मैं इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर सकती हूँ? ठीक है। इफ आई कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मेरा कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब अगर ये वाला मास सेम है तो मैं यहां से कैंसिल कर सकती हूँ। तो मेरा स्मॉल जी किसके इक्वल निकल के आया? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या निकल के आया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। फोर्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने क्या किया था? दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल पास पास है, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? कम है, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा। अगर तुम डिस्टेंस दूर कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों भारी ऑब्जेक्ट्स हैं, मास ज्यादा है, तो फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। भाई देखो, फोर्स की बात कर रहे हैं, मैंने बोला तुम्हारे दोनों मासेस बहुत भारी हैं, बड़ी अमाउंट है, और तुम्हें दिख रहा है कि फोर्स और मास के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। जब हमने कैपिटल जी को डिराइव किया था, कैपिटल एफ को डिराइव किया था, क्या किया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, या फिर प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये किया था। यानी कि फोर्स और डिस्टेंस तो आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, ठीक है। लेकिन अगर मास की और फोर्स की बात करूं, तो अगर मास बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हमारी स्मॉल जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या कैपिटल जी की वैल्यू एक फिक्स्ड क्वांटिटी है या नहीं है? है। क्या होता है कैपिटल जी? 6.67 10 टू द पावर -11 हो गया। अब हमने कल न्यूमेरिकल्स किए थे, क्या मैंने तुम्हें बताया था कि मास ऑफ अर्थ भी एक फिक्स्ड वैल्यू का ही होता है? अरे क्या कभी किसी चीज का मास चेंज हो सकता है क्या? अगर अर्थ का मास है तो वो सेम ही रहने वाला है। तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू लगभग 6.4 के इक्वल होती है। 6.4 इंटू 10 टू द पावर, आगे चलती रहती है पावर्स, अपॉन में अगर रेडियस की बात करें, अब रेडियस मतलब क्या? अर्थ का रेडियस, तो ये भी तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। ये रहता है तुम्हारा 6.37 इंटू 10 की पावर 6, और इस पूरे का क्या किया हुआ इन्होंने? स्क्वायर, ठीक है। तो दिस वैल्यू यहां पे भी लिख लो, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी कभी किसी भी न्यूमेरिकल में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू पुट करनी है, तो हमने वो क्या पुट करनी है? 9.8। क्योंकि तुम खुद सोचो, अब मैंने कल क्या बोला तो तुम खुद सोचो, जो तुम्हारा स्मॉल जी है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से बताओ। कैपिटल जी पे एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, मास ऑफ अर्थ पे वो भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, रेडियस ऑफ अर्थ पे वो भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। तो क्या कभी स्मॉल जी चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला, 9.8 रहने वाला है, क्योंकि ये फैक्टर जिन जिन चीजों पर डिपेंड कर रहा है वो फिक्स ही है। मास ऑफ अर्थ भी तुम्हारा यही रहने वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तुम्हारा यही रहने वाला है, रेडियस भी तुम्हारा यही रहने वाला है,
चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट अभी मैं कुछ डिस्कस करूंगी तुम्हारे साथ कि किन फैक्टर्स में इनकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी वेरी करेगी, ठीक है। बट बिफोर दैट अभी अपने माइंड में सिर्फ तुमने इतनी बात रखनी है कि जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9.8 इंटू 10 टू द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया। अब कल वाले एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। मैंने क्या बोला था, मैंने कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए, एक भारी एक हल्का, दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया, क्या वो दोनों अलग अलग टाइम लेंगे नीचे गिरने में या सेम टाइम? सेम टाइम, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट कितना भारी है यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो इस फॉर्मूला के अंदर आ ही नहीं रहा, तो वो उस पर डिपेंड कैसे करेगा? अगर वो चीज इस फॉर्मूला में आती तभी तो डिपेंड करता। इस फॉर्मूला में सिर्फ क्या आ रहा है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या इसमें कहीं पे भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्या तुम ऑब्जेक्ट के मास पे कभी भी डिपेंड होगा कि कोई चीज कितनी स्पीड से गिर रही है और कब गिर रही है? नहीं। सारे गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पे नीचे जाके पहुंचेंगे और उनके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगी सबके अंदर वो कितनी आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किससे पूछ के लगा दिया। तो तुम मुझे एक बात बताओ, टॉपिक का नाम क्या है, फ्री फॉल, और ये स्मॉल जी किस चीज को डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोशन में भी तो यही किया हमने, ठीक है। तो जब उसका यूनिट ये होता है तो जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन लग रही है उसका यूनिट भी तो यही होगा। ऐसा थोड़ी है मैं एक्सेलरेशन का यूनिट बार बार चेंज करूंगी, ठीक है। अब मुझे जरा सोच के बताओ, क्या एक्सेलरेशन एक स्केलर क्वांटिटी था या वेक्टर था? वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन किस किस चीज पे डिपेंड करती थी, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। भाई तुम, क्या होता था एक्सेलरेशन, क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब तुम्हारी वेलोसिटी मतलब एक ऐसी स्पीड जिसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम टू टाइम तो मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। वो अलग बात है कि वो रिटार्डेशन शो कर रहा है या एक्सेलरेशन शो कर रहा है, बट शो तो कर रहा है, ठीक है। अब ये भी तो चीज थी ना कि अगर मान लो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि एक बस है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है स्ट्रेट पाथ पे, 30 30 30, वो मुड़ी अभी भी 30 30 30, क्या उस बस ने एक्सेलरेशन शो किया? किया। अरे भले ही उसकी स्पीड सेम रही हुई लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुई ना, और एक्सेलरेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी, स्पीड पे और डायरेक्शन पे, ठीक है। तो इसीलिए चाहे वो स्मॉल ए हो यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, दोनों के दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी के अंदर काउंट होंगे। समझ आ गया। अब पेपर में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, डिफरेंस, राइट डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करती हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और ये पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तुम मुझे बताना स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले, इट्स वैल्यू इज कितनी, कितनी होती है इसकी वैल्यू, स्मॉल जी की अभी हमने डिराइव करी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी बात हमने क्या करी, इट इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और कुछ, क्या मैंने तुम्हें और कुछ बताया? किसमें लिखते हैं, चलो। फर्स्ट, इट्स वैल्यू इज, कितनी वैल्यू है इसकी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब ये अगर वेक्टर है तो ये कैसी है, क्यों स्केलर होगी ये? क्या होता है कैपिटल जी, क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अरे अगर कोई चीज कांस्टेंट ही है, फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं हो रही है, ऑल ओवर द पूरे ब्रह्मांड में वो सेम है, तो कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर। इट इज स्केलर क्वांटिटी। समझ आया। उसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं,
मैंने तुम्हें बोला कि इसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में सेम रहने वाली है, तो हम थर्ड पॉइंट यही लिख सकते हैं, इट्स वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन द प्लैनेट, मतलब हर जगह, ठीक है। बट अगर हम इसकी बात करें तो इट्स वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इवन मैं तुम्हें अर्थ पे ही बताऊंगी कि इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ अलग अलग होगी। इससे अगला टॉपिक वही है कि हाउ डज द स्मॉल जी वैल्यू चेंजेस। वैसे तो हमने फिक्स कर दिया 9.8, बट क्या कोई ऐसा सिनेरियो होगा कि वो 9.8 के अलावा भी कुछ आ रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका लिख लोगे, इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, और इसका लिख लोगे इट्स वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समझ आ गया। अगली साइड पे चलते हैं। अब मैंने क्या बताया, वेरिएशन इन स्मॉल जी। इसके नोट्स तुम्हें मैं पीडीएफ की फॉर्म में शेयर कर दूंगी, यू कैन राइट इट डाउन फ्रॉम देयर। वेरिएशन इन स्मॉल जी, ठीक है। कितने बच्चों का ये मानना है कि जो अर्थ है वो एक सर्कुलर शेप का है, मतलब स्फेरिकल, और कितने बच्चों का ये मानना है कि अर्थ जो है वो एक तरीके का ओवल शेप ऑब्जेक्ट है। मतलब कौन कौन ये बोलता है कि अर्थ मेरा ये है, एंड हु अमंग्स यू इज इन द फेवर ऑफ अर्थ बीइंग लाइक दिस। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, अर्थ ये नहीं है, ये है, ठीक है। अर्थ का एक ओवल शेप है, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही तुम्हें ऐसा दिखेगा, लेकिन समवेयर वो ओवल है, ठीक है। और अब अगर तुमने एसएसटी की क्लास अटेंड करी हुई है, जो ये पॉइंट्स है, ये क्या है बेसिकली, क्या ये इक्वेटर है इक्वेटर, और क्या ये पोल्स हैं, ये कौन सा पोल है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, पोल्स हुए, ठीक है। अगर अब ये दोनों पोल्स की मैं बात करूं, मैंने क्या बताया, जो स्मॉल जी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो ग्रेविटेशनल पुल कौन क्रिएट कर रहा है, अर्थ का सेंटर। पूरे अर्थ का जो सेंटर होगा ना, बस वही हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। उस खींचने के प्रोसेस में वो ऑब्जेक्ट एकदम से जब धरती पे जाके जा रहा होता है, मतलब उसका जो पाथ होता है, उसके अंदर जो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड आती है नीचे गिरते टाइम, जो वो एक्सेलरेट करता है, उसी को तो बोल रहे हैं हम स्मॉल जी, ठीक है। अब बात आती है इसकी, अगर मैं इसकी बात करूं अर्थ के टॉपिक की, तो ये जो सेंटर होगा, क्या यही नहीं क्रिएट कर रहा होगा तुम्हारा ग्रेविटेशनल पुल, हर ऑब्जेक्ट को यही सेंटर ही खींच रहा होगा। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज इस तरीके से एलिप्टिकल है, मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके इसको दिखा रही हूँ, मुझे एक चीज बताओ, जो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस है, यानी कि रेडियस ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर है ना ये, और इसको मैं बोल रही हूँ रेडियस ऑफ पोल, क्योंकि ये वाला पॉइंट पोल होता है और ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन इक्वेटर होती है। सोच समझ के और देख के बता दो कि जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है, क्या वो रेडियस ऑफ पोल से ग्रेटर नहीं है। साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट स्फेरिकल तो है ही नहीं अर्थ, है कि नहीं। तो अब अगर ये चीज है, मुझे स्मॉल जी का जरा फॉर्मूला बताओ, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यही होता है। स्मॉल जी में एक बार तो तुम मुझे इक्वेटर का स्मॉल जी निकाल के दिखा दो, अगर मैं इक्वेटर का स्मॉल जी निकालूंगी तो मेरा रेडियस ऑफ इक्वेटर ही तो पुट होगा, जी एम ई रेडियस ऑफ इक्वेटर का स्क्वायर। और एक बार अगर मैं सेकंड केस में जी निकाल लूं पोल का, जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर। अब मुझे जरा ध्यान से सोच के बताओ, इस केस में रेडियस की वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ पोल, ठीक है। अगर ये वाला रेडियस ज्यादा है ये, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम नहीं हो जाएगी। एक चीज न्यूमरेटर में है, एक चीज डिनोमिनेटर में है, कभी भी कुछ ऐसा होता है तो क्या वो दोनों चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती हैं। और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो और अगर मैं इस केस की बात करूं, रेडियस ऑफ पोल छोटा है, स्मॉल क्वांटिटी है, अगर ये छोटा है तो क्या ये वाला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ये ज्यादा नहीं होगा।
यानी कि क्या मैं ये नहीं लिख सकती हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स विल बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर? क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तुमसे ये पूछा जा सकता है कि पोल्स पे और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या क्या बिहेवियर शो करती है। हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस तो है, क्योंकि रेडियस दोनों जगह सेम नहीं है। वहीं अगर कोई चीज बिल्कुल स्फेरिकल होती, सेंटर से मेरा ये भी सेम होता, ये भी सेम होता, क्योंकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स में तो रेडियस हर जगह सेम रहता है, फिर मेरा जो स्मॉल जी है वो सेम रहता है। समझ आ गया टॉपिक? ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल्स। अब ये क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? Write on the question. Find the acceleration due to gravity. That means you have to find the value of small g of a planet of half as that of Earth and radius twice as that of Earth. Write on the question. अपने आप लेट करना है। Write on the question, I'll explain it to you. चलो एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, फिर तुम लोग मुझे करके दिखाना, ठीक है? क्या लिखा है? फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब मुझे क्या निकालना है? स्मॉल जी निकालना है। कंडीशन क्या है? एक प्लैनेट की निकालनी है। उस प्लैनेट के लिए कंडीशंस दी हुई है कि उसका साइज हाफ है इन कंपैरिजन टू अर्थ, ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो डबल है अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक जगह तो अर्थ का सिनेरियो ले लेती हूँ और एक जगह वो दूसरा प्लैनेट ले लो जिसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो जो स्मॉल जी है वो किसके इक्वल होगा? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। इस चीज को दिमाग में फिट कर लो। और अगर मैं दूसरे प्लैनेट की बात करूं, कंडीशन सुन लो क्या क्या हुई है। जो इसका मास है, जो इस दूसरे प्लैनेट का मास है, मतलब m डैश कर दूं, वो अर्थ के मास का आधा है। लिखा क्या है यहाँ पे? हाफ एज दैट ऑफ अर्थ, हाफ कर दिया। इधर समझो पहले, बाद में लिखना। और अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो जो रेडियस, न्यू रेडियस निकलेगा, क्या वो 2 टाइम्स ऑफ पुराना रेडियस है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही बोल रहे हैं कि मास को आधा कर दो, रेडियस को डबल कर दो। इसके केस में तो स्मॉल जी ये निकल आया था। अब मैं इसके केस में जरा स्मॉल जी निकाल के देखूं। कैपिटल जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए चाहे तुम जियो मरो खाओ पियो कुछ भी करो, इसमें यही रहना है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। बात आती है इसकी, अब मुझे क्या रखना होता है यहाँ पे? मास। लेकिन मैं मास की जगह क्या रखूंगी? me/2, क्योंकि मास आधा हो चुका है। और रेडियस की जगह क्या पुट करूंगी? क्या पुट करेंगे? 2r।
और 2r का भी क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का तो स्क्वायर होता है ना अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। चलो वैल्यू निकालते हैं इसकी, स्मॉल जी, जी एम ई, टू, टू टू जा इंटू 4r का स्क्वायर। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, इट इज जी मास ऑफ अर्थ अपॉन 8r का स्क्वायर। समझ रहे हो? क्या ये मेरा नया जी आ रहा है? नया जी आ रहा है तो इसका डैश लगा ले। अब देखो, जो ये वैल्यू है ये पूरी क्या एग्जैक्टली इसको मिल रही है, ये पूरा एग्जैक्टली जी एम ई आर स्क्वायर इसके इक्वल दिख रहा है। तो क्या मैं नए वाले जी को 1/8 ऑफ पुराना वाला जी कर दूं, क्योंकि ये पूरा एग्जैक्ट मेरा किसके इक्वल आ रहा है, पुराने वाले जी के। मतलब पुराने वाला जी इन द सेंस जो अर्थ के केस में हमारा जी निकला है। समझ में आ गया? तो यानी कि अगर तुम कभी मास को कर दोगे हाफ, रेडियस को कर दोगे डबल, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सिर्फ अपने डायमेंशंस को उठा के चेंज कर दो। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? लिख लो इसको फटाफट। First, write down one more question first and then just copy it. Question लिखो. This is the last question for today. A ball is dropped from a building of 120 meters tall. Find. अब हमें दो क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट दिया हुआ है टाइम ऑफ फॉल, सेकेंड वन इज velocity. Write down the question. Read it first. This question is the last one for today. You have to do it in your homework and please write the answer in comment section. That's all for today. Thank you.